वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फ्राई एलिमेंट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीजीयू का एमएड थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। तो आपकी काफ़ी क्वेरी आ थी कि इम्पोर्टेंट बता दो क्या है और किस तरह से सिलेबस है। तो बेसिकली तो देखो, मास्टर्स कोर्स में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए आप मास्टर कोर्स कर रहे हो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता नहीं हूँ ऐसे कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए। आप मास्टर कोर्स में हो और आपको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट। पर फिर भी चलो वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आपकी बहुत क्वेरी आ रही थी, आपको जानना था कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है या सिलेबस में बेसिकली है क्या। तो थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली ये होता है कि आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन में थर्ड सेमेस्टर मतलब स्पेशलाइजेशन करोगे या सीनियर सेकेंडरी में, राइट। तो जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा, जो भी स्पेशलाइजेशन आपने चूज की होगी, उसके अकॉर्डिंग ही ये सिलेबस है। जैसे कि इसमें लिखा है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। बाकी आपको पता होगा कि थ्योरी 70 मार्क्स की है और इंटरनल 30 मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है। बाकी डिटेल तो वही है। मैक्सिमम 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे जिसमें मिलेंगे 3.5 मार्क्स ईच, राइट। और दो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 14 मार्क्स के, और क्वेश्चन वन कंपलसरी होगा। तो ये बेसिक डिटेल थी, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। अब स्कूल एजुकेशन क्या लिखा है ब्रैकेट में, एट दैट स्टेज। तो यहाँ पे क्या है, सपोज आपने अगर एलिमेंट्री एजुकेशन या सेकेंडरी सेलेक्ट किया है, जो कि अब चेंज हो गया है एनईपी आने के बाद, तो आपको बताना है कि इसके एम्स क्या है। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट किया है, स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताने पड़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर अगेन वही हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताना पड़ेगा उस एजुकेशन का, प्रेजेंट स्टेटस बताना पड़ेगा अगर आपसे पूछा जाता है तो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता ही आता है, ठीक है। देन स्कूल कॉन्सेप्ट, नीड एंड देयर रोल, कि स्कूल की क्या जरूरत है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है या बेसिक क्वेश्चन है जो कि आएगा ही, ठीक है। देन सेकंड में है इंस्टीट्यूशन सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, की किस तरह से कौन कौन से लेवल है स्कूल एजुकेशन के, वो सब बताना पड़ेगा आपको। तो बेसिकली देखो क्या होता है, हर एक यूनिट में अगर आपको पास ही होना है केवल, तो इस तरह से पढ़ा जाता है कि या तो नीचे वाले दो क्वेश्चन कर लो या ऊपर वाले, है ना। क्योंकि इनमें से अगर आप कर लेते हो तो एक क्वेश्चन आना बहुत जाहिर सी बात है, आता ही आता है, राइट। तो आपके ऊपर है आप कैसे पढ़ते हो। देन थर्ड यूनिट में है करिकुलम एट दैट स्पेसिफिक स्टेज, है ना। तो आपने जो भी स्पेशलाइजेशन लिया है उसका आपको पता होना चाहिए कि उसमें किस तरह से करिकुलम सेट होता है, राइट। और उसका पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करना है, तो ये लॉन्ग आंसर टाइम में ही आएगा। और उसी में क्या है, एक्टिविटीज, एक मिनट मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्टिविटीज करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, है ना। अगेन अगर वो एलिमेंट्री है तो उसका, और सीनियर सेकेंडरी है तो उसका लिखना है, आपने जो भी चूज किया है, राइट। तो करिकुलम पढ़ लोगे तो अपने आप ये सभी चीजें भी कवर हो जाएंगी, राइट। तो आप मतलब आप करिकुलम पढ़ लेते तो बाकी चीजें भी कवर हो जाएंगी। और मतलब मास्टर्स कर रहे हैं तो हमें पता भी है कि किस लेवल पे कैसा करिकुलम होता है, कैसी करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, ठीक है। तो इसमें एक पढ़ लोगे तब भी मतलब दो में से एक तो आएगा ही आएगा, है ना। चलो देन यूनिट 4 में है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग उसी स्टेज के स्पेसिफिक, यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, टीचिंग एड्स नीड्स एंड सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ टीचिंग। तो अगेन इसमें भी वही फंडा है कि दो कर लोगे तो उनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, राइट। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। चलो देन ये भी क्या है, स्पेशलाइजेशन कोर्स है। ये भी स्टेज स्पेसिफिक है, आपने जो भी चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें क्लासरूम इंटरेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, ये बेसिकली क्लासरूम मैनेजमेंट में भी आ जाएगा। क्लासरूम मैनेजमेंट का टॉपिक जो वीडियो है वो बीएड वाले चैनल पे है, तो उस पे जाके देख लेना। क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस, तो इसमें आई थिंक फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस को भी आप लिख सकते हो, या इसमें वो एग्जाम्पल जरूर होगा,
ठीक है, तो अगर इसमें से 2 कर लेते हो तो इनफ है। देन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल में कौन कौन होता है, सबकी ड्यूटीज क्या होती है, आपको पूरा मतलब फ्लो चार्ट सा पता होना चाहिए कि स्कूल पे हेड कौन होता है, फिर सब्सिडरी कौन होते हैं, मतलब स्कूल का जो भी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, आपको पता होना चाहिए। देन ड्यूटीज ऑफ हेड, प्रिंसिपल, टीचर एंड क्लास टीचर, तो आप ये कर लेते हो तो इनफ है। बाकी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, टाइम टेबल, मैनेजिंग रिसोर्सेज, तो इसमें भी 3 कर लेते हो तो इनफ है। देन इवेल्युएशन ऑफ आउटकम्स, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, मेथड्स, टूल ऑफ इवेल्युएशन, सीसी, तो सीसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवेल्युएशन, तो ये तो आता ही आता है। बाकी टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, या वो शॉर्ट आंसर में भी आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें सीसीए जरूर पढ़ लेना और टाइप्स भी जरूर पढ़ लेना। देन यूनिट 4, इशूज एंड कंसर्न इन डिसिप्लिन एंड अनरेस्ट एमंग स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो इसमें हो सकता है थ्योरी भी पढ़ लो आप, या ओवरऑल बताना है तो वो आप बता सकते हो स्टेज पे, क्योंकि मोरलिटी, वैल्यूज, ये सब हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है स्कूल में क्या क्या चीज़ें मोरली हमें करनी चाहिए, या किस तरह से हम स्टूडेंट को उसके लिए रेडी कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ना भी पढ़ो तब भी आप आसानी से लिख दोगे, है ना। स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज, एड्रेसिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एक्शन रिसर्च, लर्निंग एनवायरनमेंट, तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम मैनेजमेंट से ही रिलेट करता है, तो वहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है आपने वो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। एक्शन रिसर्च अगेन मैंने बीएड वाले पे करवा रखा है, तो इसमें आप अगर कोई भी 3-4 टॉपिक कर लेते हो तो इनफ है, ठीक है। देन एडवांस्ड एजुकेशनल रिसर्च है आपके सब्जेक्ट में, सेमेस्टर में। देन अगेन इसमें रिसर्च की टाइप का मेथड्स बताने हैं आपको, तो ये सभी बहुत लेंथी मेथड्स हैं, मतलब सभी के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें 2 चीज या 3 चीज कर लोगे तो इनफ है, ओके। बाकी ये देखो बहुत इजी है, एथनोग्राफी बहुत इजी है, केस स्टडी बहुत इजी है, हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो यही है। बाकी डिस्क्रिप्टिव में फिर बहुत टाइप्स आ जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, तो वो लेंथी हो जाता है कई बार, लेकिन 2-3 चीज इसमें से जरूर पढ़ के जाना, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक हमेशा पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी पढ़ लेना। देन राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, कैरेक्टरिस्टिक, स्टेप्स एंड इम्पोर्टेंस, ये बहुत ईजी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, और ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये ऊपर वाला और नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो क्वेश्चनियर है, ऑब्जर्वेशन, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है, राइट। तो इसमें तो वैसे आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी में से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये तो आप पढ़ लो, और थ्योरी पोर्शन है तो इतना लेंथी भी नहीं है। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट बहुत सिंपल है, स्टेप वाइज मैनर में है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा इसका कंटेंट, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, राइट। इसमें मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे दिया हुआ है आप उसी तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो देन यूनिट 3, तो हाइपोथेसिस रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और ये आपको पता भी होना चाहिए। देन जेड टेस्ट, टी टेस्ट में से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये परसेंटाइल, प्रोपोर्शन, कोरिलेशन, ये शॉर्ट आंसर में भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो इसमें भी कोई 3 चीज पढ़ लेना, लेकिन ये हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना, कि हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कोई भी इसमें 3-4 कर लेना। एनोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही आता है, तो इसको पढ़ लेना। बाकी अगर ये छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये चीज़ें पढ़ के जाना। काई स्क्वायर पूछ लिया जाता है, मीडियन टेस्ट, साइन टेस्ट, ये शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एनोवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेना। चलो देन, टीचर एजुकेशन पर्सपेक्टिव, रिसर्च एंड इशूज इन टीचर एजुकेशन,
तो इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ लो कि टीचर एजुकेशन की जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो कैसे हुई है। इसका वीडियो एमेट वाले चैनल पे ही है। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ोगे ना इसमें बहुत टाइम लगेगा। हालांकि आपको पता तो होना चाहिए इसके बारे में भी, लेकिन ये अब टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको लगता है कि अब नहीं पढ़ा जाएगा, और आपके एग्ज़ाम मुझे वैसे याद नहीं है कब से हैं, आई थिंक 20 से हैं, अभी टाइम है। अगर आपसे पढ़ा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन जब लिखोगे ना, तो ये पॉलिसीज भी कवर होंगी टाइम टू टाइम, कि पहले कौन सी पॉलिसी आई उसने टीचिंग के लिए क्या कहा, फिर उसके बाद कौन सी आई उसने टीचिंग के लिए कहा क्या कहा। तो अगर आप पॉलिसीज पढ़ लेते हो तो आपके लिए बेनिफिट ही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़नी है तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन कर लो, वो इनफ है। राइट। बाकी इनमें से शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लेते हैं कई बार। तो ये मेन मेन पॉलिसीज तो पढ़ लेना। कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। एनईपी 1986 इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। देन टीचिंग एज प्रोफेशन, ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको जरूर पढ़ना। देन टीचर एजुकेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है ना, ताकि टीचर्स के लिए आवाज़ उठा सके, टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, कॉन्टिन्यूस लर्निंग हो सके, कहीं पे अगर कंटेंट मतलब गैप है तो उसको पूरा किया जा सके, है ना, एडवोकेसी का काम करे। तो इसीलिए टीचर एजुकेशन होती है। नीड ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली तो ये इसी में कवर हो जाएगा। राइट। देन फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जैसे टाइम टू टाइम रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, वर्कशॉप होती है, कॉन्फ्रेंस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो वो फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में ही सब कुछ आता है। देन प्रोफेशनल एथिक्स परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो इसमें भी आप कितने टॉपिक हैं ये, इसमें भी 3 कर लोगे या 4 कर लोगे तो इनफ है। ठीक है, लेकिन उनको फिर अच्छे से करना कि वो क्वेश्चन आए तो आप कुछ छोड़ो नहीं। देन प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिशन टू टीचर एजुकेशन, है ना, ये तो देखो हमें खुद भी दिखती है कि टीचर एजुकेशन में एडमिशन होने की या उसके बाद की क्या क्या प्रॉब्लम है ना। जैसे कि बीएड में क्या सिनारियो है, अब तो चलो धीरे धीरे चेंज होगा एनईपी आने के बाद, लेकिन बीएड में क्या है, एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, नॉन अटेंडिंग कोर्स हो जाता है, जो कि ऐसे गाइडलाइंस भी नहीं है। नॉन अटेंडिंग आप बीएड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको एक्सपीरियंस ना हो या आप एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, है ना। लेकिन बीएड बहुत ज़्यादा मात्रा में या मेजोरिटी में बच्चे क्या करते हैं, इसको नॉन अटेंडिंग मोड में करते हैं, है ना, तो वो कुछ प्रॉब्लम है। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, मतलब नज़रिया टीचिंग को लेके ऐसा है कि बीएड कर लो कैसी भी हो जाती है ना, सरकारी जॉब मिल जाए, फिर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, केवल एक डिग्री मात्र के लिए ही पढ़ाई करते हैं कई लोग तो, कि बस डिग्री हो जाए और बस हम आगे किसी तरह से आगे बढ़ पाए। और क्या है, टाइम के साथ नॉलेज, मतलब जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि आप खुद भी लिख सकते हो। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ प्री एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। प्री का मतलब क्या है कि जब हम टीचिंग कोर्स कर रहे हैं। इन सर्विस का मतलब क्या है कि जब हम टीचिंग फील्ड में आ चुके हैं और कहीं जॉब कर रहे हैं एज ए टीचर। राइट, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि दोनों की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के केस में। देन करंट प्रॉब्लम क्या है टीचर एजुकेशन एंड प्रैक्टिसिंग स्कूल्स में। तो ये ऐसी चीजें हैं ना जो बहुत कॉमनली हम भी फेस करते हैं और हमें भी पता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इसको आप ऐसे टाइप भी लिख पाओ ना तो आप आराम से लिख सकते हो। तो अगेन इसमें भी ऊपर के 3 पढ़ लेना या नीचे के 3 पढ़ लेना, और ये प्रॉब्लम्स तो पढ़ लेना, क्योंकि कई बार जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना वो पूछ लिया जाता है। चलो, देन आपको पता होना चाहिए कि टीचर एजुकेशन में कौन कौन से रिसर्च एरिया है ना, जैसे साइकोलॉजी है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है,
क्लासरूम मैनेजमेंट है, साइकोलो और फिलोसॉफिकल इश्यूज हैं, मोरल इश्यूज हैं टीचर एजुकेशन में या स्कूल में, और सोशोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे टीचर एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जो कि टीचर एजुकेशन के साथ रिलेट करते हैं। देन टीचर इफेक्टिवनेस, कैसे होगी इफेक्टिवनेस? जब टीचिंग कोर्स अच्छे से होगा, टीचर्स को सभी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होगा, नई मेथड्स के बारे में, मेथडोलॉजीज के बारे में, है ना, और वो एक कॉन्टिन्यूअस लर्नर होगा, है ना, तभी तो टीचर इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ेगी। देन मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, कि क्यों ज़रूरी है, क्या होता है मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। स्कूल इफेक्टिवनेस, देन रिसर्च ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। देन ट्रेंड्स, ट्रेंड्स कई बार पूछ लेता है तो इसको पढ़ लेना कि फ्यूचर ट्रेंड क्या है, करंट में क्या क्या नई रिसर्च चल रही हैं, जैसे कि एआई आ गया है, एआर वीआर, है ना, गेमिफिकेशन, मूक्स आ गए हैं। तो ये कुछ नए ट्रेंड्स हैं, या सिमुलेशन टीचिंग, है ना, वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से होने लगी है। तो वो कुछ नए ट्रेंड हैं, और भी बहुत सारे ट्रेंड हैं, ऐसा नहीं है यही है। देन रिसर्च ऑन टीचर बिहेवियर, पर्सनल वेरिएबल्स, कंटेंट वेरिएबल, स्ट्रेटजी वेरिएबल्स, सिचुएशन वेरिएबल्स। तो इसमें भी अगेन मैं कहूँगा कि आप जितने टॉपिक हैं उससे एक ज़्यादा ही पढ़ लो, मतलब उसके आधे से ज़्यादा पढ़ लो, और उसमें से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई ना कोई आएगा। हालांकि मैं इस तरह की राय देता नहीं हूँ, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि इम्पोर्टेंट क्या है या किस तरह से पढ़ें, तो इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो, राइट। बाकी आई थिंक इसके बाद तो इंटर्नशिप होगी। हाँ, ठीक है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो यहीं तक थे, राइट। तो आपको सबको वैसे तो पता होना चाहिए जनरली सब कुछ, क्योंकि हम मास्टर्स कोर्स में अगर हैं तो वी आर सपोज टू डू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन, है ना। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सपोज हम एजुकेशन में है, अगर कोई बाहर का भी क्वेश्चन आ गया तो हमें इतनी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए कि उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकें, है ना। क्योंकि हम एक तो एज में भी बड़े हैं, और जो एमएड करता है उसके पास हो सकता है ऑलरेडी एक मास्टर डिग्री हो, राइट। और मास्टर्स कोर्स में होने के नाते भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें उस पर्टिकुलर एरिया का मोस्टली पता होना चाहिए। वैसे तो सब कुछ तो किसी को भी नहीं पता हो सकता, क्योंकि लर्निंग कॉन्टिन्यूअस है, और सब कुछ किसी को नहीं पता हो सकता, क्योंकि उसमें पढ़ने का, समझने का, सीखने का बहुत ज़्यादा स्कोप हमेशा रहता है, राइट। लेकिन फिर भी हमें ज़्यादातर चीज़ें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट सब कुछ ना पता हो फिर भी कुछ कुछ तो पता हो ही उसके बारे में, है ना, ब्लैंक ना रहे अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बाकी अगर मुझे टाइम लगा तो मैं इससे रिलेटेड कुछ वीडियोज अपलोड कर दूंगा। बाकी कुछ वीडियोज होंगे तो उनको आप सर्च करके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।